The Cosmos India Limited balance sheet as on 31st March 2014. We got the balance sheet, reserves, capital reserve, general reserve. The reserves are surplus. Then provision for tax. ऐसा लाफा दूंगा ना, क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक एसेट, लायबिलिटी साइड में एसेट रहेगा. कमीशन रिसीव इन एडवांस, क्विक लायबिलिटी. 15% डिबेंचर, 12% बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग दैट आर सिक्योर्ड. 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल. Bills payable, quick liability. Profit loss account, reserves. Bank overdraft, non quick liability. Share premium, reserves. And creditor, quick liability. Asset side given, copyrights, there is a tangible, intangible to intangible assets. Cash, quick assets. Calls in arrear है तो less from share capital. Plant and machinery, fixed asset, tangible. Data, quick. Prepaid insurance, non-quick. Langda Behra, fixed assets, tangible. Fixture, furniture, fixed asset, tangible. Preliminary expenses, मतलब fictitious assets. Goodwill, intangible. और फिर क्या इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉक, इन्वेंट्री एंड मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या क्विक एसेट होता है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखेंगे हम, लेकिन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा तो क्विक एसेट्स. और उधर नीचे रेशियो दिया, लेकिन हम लोग रेशियो नहीं करने वाले. हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉमन साइज करने वाले हैं. चलो फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड, sources of fund. In that first, shareholder fund, shareholders fund. तो उसके अंदर फर्स्ट शेयर कैपिटल, %6 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट है 2 लाख. देन इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट है 10 लाख. गेट टोटल तो हो गया 12 लाख. सब में उस साइड कॉल्सन अरियर भी दिया हुआ है, कॉल्सन अरियर. तो कॉल्सन अरियर को लेस करते हैं हम लोग, लेस कॉल्सन अरियर. तो कॉल्सन अरियर है 9575. तो 9600 माइनस करना 11,90,400. या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड कर दो, लेस कॉल्सन अरियर. तो आ गया अपना शेयर कैपिटल का टोटल. मेरे पास एकदम इनर मोस्ट कॉलम नहीं है तो वहीं पे रहेगा भी. तो ये है मेरा शेयर कैपिटल का अमाउंट, दैट इज स्मॉल ए. नाउ बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस. So capital reserve, capital reserve 1,26,000. General reserve 1,20,000. नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था 9,000. 425 वो चेक कर रहा था मैं.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000 and then share premium share premium 15,000 तो 000 15 50 क्या 15 5 22 6 617 2,70,000 2,46,000 तो ये हो गया मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ए प्लस बी करो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स 13 14,60,425 ए प्लस बी माइनस 50 से असेट्स 50 से असेट्स प्राइमरी एक्सपेंसेस था प्राइमरी एक्सपेंस 18,625 0 14 minus 6 8 9 1 5 minus 4 14,41,800 ये हो गया शेयर होल्डर फंड। तो शेयर कैपिटल उसमें लेस कॉल्स एंड अरियर, ये हो गया शेयर कैपिटल। रिजर्व्स दोनों का ऐड करके लेस फिक्टिशियस। ना बी पार्ट है लोन फंड, उसमें ए सिक्योर्ड तो सिक्योर्ड में दिया था 15% डिवेंचर्स, अमाउंट है 1,60,000 and then था 12% बैंक लोन, अमाउंट है 40,000, टोटल का 2 लाख। और कुछ था नहीं है, अनसिक्योर्ड सब में है ही नहीं। चलो चलिए 2 लाख बी अनसिक्योर्ड, टोटल हो गया 16,41,800। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड देयर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फंड ए पहला फिक्स एसेट्स, उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल टेंजिबल प्लांट एंड मशीनरी कितना 4,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, फिक्सचर 25,000, फर्नीचर 75,000, हेलो बराबर और क्या है बस 4,20,000 9 लाख 10,20,000। तो 10,20,000 हो गया मेरा टेंजिबल। देन इंटेंजिबल इंटेंजिबल में पहला है कॉपीराइट 1 लाख,
उसके बाद क्या है, गुडविल, वो भी 1 लाख है। टू लाख। टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया अपना 12,20,000। तो आ गया एप्लीकेशन नंबर में फिक्स एसेट का पॉइंट। इसके बाद क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट उधर दिया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिया था कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अमाउंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,75,000। देन वर्किंग कैपिटल current assets, quick, we got cash balance 21,000, we got debtor 3,425,000 और कुछ है, यस, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। Marketable investment is always taken as a quick 19,300, 725, 9, 1, 10, 1, 1 to 4, 3,40,000, 725। उसके बाद नॉन क्विक में है पहला प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 15,375। और क्या भाई, स्टॉक 2,07,000, 2,16,075। क्विक एंड नॉन क्विक को ऐड कर दो तो ये हो गया 5,56,800, 5,56,800। आउटर में आएगा, इनर में आएगा 5,56,800। तो ये हो गया अपना करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटी। इन करंट लायबिलिटी ए क्या है, मतलब ए क्या तो हुआ, फर्स्ट क्विक, प्रोविजन फॉर टैक्स, खाली बाबा के लिए रहेगा वो क्विक असेट्स। मिठाई खाई रहेगी ना तो ऑयली जवान हो गया ना, फिसल गया रहा जवान। कमीशन रिसीव इन एडवांस, $10,875। बिल्स पेबल $49,125। sundry creditors $189,260। 10, 10, 16, 1, 9, 10, 12, 1, 10, 19, 1, 6, 6, 7, 7 and 4, 11, 11 and 8, 19, 1,
2,99,000 to 60. बी नॉन क्विक, उसमें एक ही आइटम होता है बैंक ओडी, और बैंक ओवरड्राफ्ट था 10,740. 100, 9, 10, 1, 3,10,000. $3,10,000. ये आ गया बी, ए माइनस बी, $5,56,800 माइनस 3,10,000, $2,46,800. ऐड करो 12,20,000, 12,20,000, 13,95,000, 95, 30, 15 हो रहा है पक्का. 16,41,800. बस बाप रे. चलो कॉमन साइज में क्या करते हैं हम लोग, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को 100 लेते हैं हम लोग. कैपिटल एम्प्लॉयड 100. अब क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 16,41,800. 100 डिवाइड बाय 16,41,800 इंटू पहला है 2 लाख इक्वल टू 12.18, फिर 10 लाख इक्वल टू 60.90, फिर 12 लाख 73.0809, 9575, 0.58, 11,90,425, 72.51, 1,26,000, 7.67, 1,20,000, 7.31, 9,000, 0.55, 15,000, 0.91, 270, 16.45, 1460, 425, 88.95, 18,625, 1.13, 14,4, 1,800, 87.82. चले हम लोग आगे 160, 9.75, 40,000, 2.44, 12.18, 4,20,000, 25.58,
then 5 lakh, 30.45। फर्नीचर का कितना था, फिक्सर का 75,000, 25,000, 1.52, 75,000, 4.57, 10,20,000, 62.13, 1 lakh, 6.09, दूसरा भी 1 लाख है 6.09, तो 12.18, 12,20,000, 74.31, 1,75,000, 10.66, 21,000, 1.28, 3,04,25, 18.30, 19,300, 1.18, 347.25, 20.75, 15,375, 94, 2,07,000, 12.22, 216,075, 13.16, 556,800, 33, 3.05, 10,875, 0.66, 49,125, 2.99, 11.53, 18.23, 10,740, 0.65, 18.88, 15.03, सम टाइम कॉमन साइज तो बनाएगा, बनने आने बोलता है, उसके बाद इस पर कमेंट करना था। वो कमेंट नहीं जो आप लोग करते हो, BF GF वो वाला नहीं, कॉमन साइज का कमेंट्स। तो सम टाइम राइट ऑल्सो राइट द कमेंट्स ऑन द कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो हाउ टू राइट द कमेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट। पहले करंट एसेट देखने, करंट एसेट्स कहाँ गया मेरा, करंट एसेट्स ये था टोटल, वो कितना आया 33.91% है। और करंट लायबिलिटी कितना है, B 18.88 है।
करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी है ना। नॉर्मली अगर करंट असेट्स का परसेंटेज ज़्यादा आपके करंट लायबिलिटी के कंपेयर में, तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी आप अगर कोई लायबिलिटी होल्डर लोग इमीडिएटली बोले मुझे पैसे दो, तो क्या आप देने के योग्य हो या नहीं। तो अगर मेरा करंट असेट आपके करंट लायबिलिटी से ज़्यादा रहेगा तो मैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेरा फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब मैं ईजिली लोगों को पे कर सकता हूँ। अगर मेरा करंट असेट्स करंट लायबिलिटी से ज़्यादा नहीं रहेगा, नॉर्मली ट्राई करना चाहिए इससे डबल होना चाहिए हो। अगर ये 18 है और उधर कितना है 33 है, तो 18 का डबल 36 होना चाहिए था नॉर्मली। अगर आपके करंट लायबिलिटी का डबल रहेगा हो या डबल से ज़्यादा रहेगा, ये कंपेयर करना है करंट असेट्स को और करंट लायबिलिटी को। चेक कर लेना है करंट आपका इससे डबल है क्या। डबल अगर ये रहेगा या डबल से ज़्यादा रहेगा तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी फेवरेबल होता है। तो एक कंपेयर करते करंट असेट और करंट लायबिलिटी को। कैसे करेंगे देखिए हम लोग। तो एक कंपेरिजन ये होता है। दूसरा में देखने का आपका नॉन क्विक एसेट्स जो है स्टॉक, ये जो स्टॉक है नॉन क्विक एसेट उसका कितना परसेंट है 12% है। तो नॉन क्विक एसेट्स, नॉन क्विक एसेट मतलब जो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपका नॉन क्विक एसेट्स और वर्किंग कैपिटल कितना है A - B 15%। एक इसका कंपेयर करके करेंगे। पहला कंपैरिजन करंट असेट्स करंट लायबिलिटी का करो, दूसरा कंपैरिजन स्टॉक और वर्किंग कैपिटल का करते हैं, और तीसरा कंपैरिजन शेयर होल्डर फंड है लोन फंड। शेयर होल्डर फंड कहाँ है, ये मेरा पूरा शेयर होल्डर फंड है, और लोन फंड कहाँ है ये। तो इस तरह से तीन चीज़ को कंपेयर करते हैं, तो इसको बैलेंस शीट का कमेंट्स बोलते हैं। तो बैलेंस शीट का कमेंट लिखने के लिए वी हैव टू कंपेयर फर्स्ट करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, सेकेंड कंपैरिजन स्टॉक एंड वर्किंग कैपिटल, और थर्ड कंपेयर होता है शेयर होल्डर फंड एंड लोन फंड। ये तीन चीज़ का कंपेयर करना रहेगा। पॉज करो इसको। चलो, हाउ टू राइट द कमेंट्स। बैलेंस शीट में 3 पॉइंट में लिखना रहेगा। पहला पैराग्राफ जो होगा वो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को कंपेयर करना है। दूसरा पैराग्राफ स्टॉक और वर्किंग कैपिटल को कंपेयर करना है। तीसरा पैराग्राफ शेयर होल्डर फंड एंड लोन फंड को कंपेयर करना है। फर्स्ट पैराग्राफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी को कंपेयर करना है। सेकेंड पैराग्राफ स्टॉक एंड वर्किंग कैपिटल को कंपेयर करके लिखना है, और थर्ड पैराग्राफ शेयर होल्डर फंड एंड लोन फंड को कंपेयर करके लिखना है। दैट इज अ कमेंट ऑन द बैलेंस शीट पे। नॉर्मली द करंट असेट्स शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटीज। ट्वाइस यानी डबल। नॉर्मली किसी भी कंपनी में आपका करंट असेट आपके करंट लायबिलिटी से डबल होना चाहिए। अगर डबल है तो इसका मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि कंपनी नियर फ्यूचर में पैसे उन लोग का पेमेंट कर सकता है। मान लो जैसे क्रेडिटर है, वो बोलेगा भाई अगर मुझे जैसे कितना क्रेडिटर का अमाउंट है 1,89,260 है। क्रेडिटर बोलेगा मुझे तुम 2 महीने में पेमेंट कर दो तो मैं 20% डिस्काउंट देने को रेडी हूँ। अब 20% डिस्काउंट मतलब 1,89,000 1,90,000 है। 1,90,000 का 20% करीब 38,000 डिस्काउंट। तो अगर इस तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा और 2 महीने का टाइम भी दे रहा है, मैं चाहूँगा क्या करूँ, हाँ पे करूँगा भाई, पे करने की कोशिश करूँगा क्योंकि 38,000 डिस्काउंट मिल जाए मेरे को। लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए ना 2 महीने के अंदर। तो दैट मीन्स अगर करंट असेट मेरे पास ज़्यादा रहेगा तो मैं इमीडिएटली वो पेमेंट कर सकता हूँ। तब देख लो अपना करंट असेट कितना है। करंट असेट 33.91% है, और करंट लायबिलिटी कितना है 18.88 मतलब 19 है करीब। एक रफली आइडिया लेने का। अब 19% है और ये 33। नॉर्मली आपका करंट असेट इससे डबल होना चाहिए। तो अगर ये 19 है तो ये करीब होना चाहिए 38 के अराउंड होना चाहिए था, लेकिन 38 हो रहा है क्या, नहीं 33 है। इसका मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो पहला रूल लिख देगा कि नॉर्मली करंट असेट शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटी। नॉर्मली किसी भी कंपनी में करंट असेट्स करंट लायबिलिटी के ट्वाइस होता है। ट्वाइस यानी डबल होता है।
लेकिन वो देख के आंकड़े लग नहीं रहा कि डबल है। 18 का भी लूँगा तो 18 दूनी 36 होता है, उससे भी वो कम है। इसका दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई हियर, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसका मतलब हो गया इट मीन्स द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी इज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब योग्य नहीं है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में पेमेंट कर सकता है। वो डबल होता था तो बोलते शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इज फेवरेबल। तो फर्स्ट कंपैरिजन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, आपका करंट एसेट आपके करंट लायबिलिटी से डबल होना चाहिए, डबल से ज़्यादा होना चाहिए। करंट एसेट अगर डबल या उससे ज़्यादा है तो कंडीशन सेटिस्फाई है तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी फेवरेबल। सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इज अनफेवरेबल, ऐसा है। सेकेंड होता है स्टॉक। अब स्टॉक क्या है, मान लो वर्किंग कैपिटल। जैसे मान लेते अगर मान लो मुझे क्लास चलाना है और 50,000 रुपये का मैं पूरा खाली इंक लेके बॉटल रख दूँ और रोज़ पीऊँ, ओके ना। उसके बाद लाइट बिल भरना है, मार्कर ख़त्म हो गया, मार्कर लाना है, इंक। और रमेश अभी गाँव गए तो जेरोक्स बाहर से कराना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे ही नहीं है। बिकॉज सारा पैसे मैंने क्या किया, स्टॉक में लगा कर रख दिया। तो स्टॉक विच इज़ अ नॉन लिक्विड एसेट, तो नॉर्मली आपका स्टॉक का जो अमाउंट होता है वर्किंग कैपिटल से कम होना चाहिए। स्टॉक का अमाउंट वर्किंग कैपिटल से कम होना चाहिए। द नॉर्मली स्टॉक शुड नॉट एक्सीड वर्किंग, शुड नॉट एक्सीड मतलब आपके वर्किंग कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी स्टॉक हमेशा वर्किंग कैपिटल से लेस होना चाहिए। चेक करते हैं हम लोग, स्टॉक कितना है 12.22%, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी कितना है 15%। आपका स्टॉक वर्किंग कैपिटल से लेस होना चाहिए, तो लेस है वो। दिस कंडीशन सेटिस्फाई, तो लेस है तो सेटिस्फाई हो रहा है। और इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग इमीडिएट सॉल्वेंसी। इमीडिएट मतलब अब वो तो मैंने जब अभी क्या बोला, क्रेडिटर बोला कि अगर 2 महीने में पेमेंट कर दो तो मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूँ। कभी कभी ऐसा सिचुएशन जैसे कोई फ्रेंड लोग में एकदम नया नया एपीएस एकदम मोबाइल लिए एकदम 25,000 का, और ऐसा कंडीशन रख दिया है तेरे पास पैसे हिम्मत है चल 10,000 दे ले मोबाइल चल, उसके लगा रहेगा कि इसके बाद तो पैसे रहेगा नहीं और चूरन दे रहा है मेरे को देगा नहीं। और उसको क्या पता अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जेब में उस टाइम ही 10,000 रुपये था, ये ले भाई तो 10,000 ला मोबाइल ला इमीडिएटली। तो इमीडिएट सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी इज फेवरेबल, तो उसमें वर्ड था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इसके अंदर है इमीडिएट एकदम क्विक। तो इसमें क्या है, स्टॉक का अमाउंट क्या होना चाहिए, आपके वर्किंग कैपिटल से लेस होना चाहिए, तो लेस है वो 12% स्टॉक है, वर्किंग कैपिटल 15% है। और तीसरा है शेयर होल्डर फंड है लोन फंड। मेरा खुद का पैसा 10 रुपये है और लोन लिया हूँ 50 रुपये, ये रोज़ ब्लैकमेल करेंगे लोग हम लोग को, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, क्योंकि कर्ज ज़्यादा है अपना पैसा कम है। लेकिन अगर मेरा पैसा ज़्यादा रहेगा 100 रुपये रहेगा, लोन का 50 रुपये, अगर ये लोग प्रेशर डालेंगे तो उसका 100 रुपये 50 रुपये दे ले भाई ले निकल चल। तो नॉर्मली शेयर होल्डर फंड शुड बी मोर देन लोन फंड, तो आपका शेयर होल्डर फंड लोन फंड से ज़्यादा होना चाहिए। कितना शेयर होल्डर फंड सब में 87% और लोन कितना है 12%, तो लोन के कंपेयर में शेयर होल्डर फंड काफ़ी ज़्यादा है। दिस कंडीशन सेटिस्फाई बाय कंपनी, हैंस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इसमें वर्ड बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। करंट एसेट करंट लायबिलिटी कंपेयर करते हैं तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, स्टॉक एंड वर्किंग कैपिटल कंपेयर करते तो इमीडिएट सॉल्वेंसी, और शेयर होल्डर फंड एंड लोन फंड कंपेयर करते तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। पॉज कर, कमेंट ऑन कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट लॉस का में क्या क्या करेंगे कंपेयर, वहाँ क्या करते थे हम लोग, नेट सेल को 100 लेते थे, टेकिंग नेट सेल एज 100, टेकिंग नेट सेल एज 100। द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज -%, जो भी आपका समय आया रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो लिखेंगे वहाँ पर। टेकिंग नेट सेल एज 100
द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डैश %। अब जब तो क्या करते हैं, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डैश % लेफ्ट, उतना बच गया है। अगर नेट सेल 100 रुपये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 88, मतलब कितना ग्रॉस प्रॉफिट बच गया है, 12%। सो टेकिंग नेट सेल एज 100, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डैश %, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज लेफ्ट डैश %। तो इसका मतलब इसमें नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का % लिखना है और ग्रॉस प्रॉफिट। उसके फिर ऑपरेटिंग इनकम नहीं, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द कंपनी इज डैश %, लीविंग द ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डैश %। उसके बाद फिर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में बताते हैं, कितना % ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना आ रहेगा। और तीसरा, आफ्टर प्रोवाइडिंग द प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन टैक्स प्रोवाइड होने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच गया। बस ये 3 कमेंट लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस पे। आपका नोटबुक दो। अब पीछे के सम में हम लोगों ने क्या रहेगा प्रॉफिट लॉस का, कोई सम में, सॉरी क्वेश्चन 11 दिख रहा है, मिला 1,20,000 नेट सेल्स, वो सार गाँव मिला ला, एक और सम, अच्छा ये ऐसे क्या था क्या, चलो क्वेश्चन 11 इधर पे नेट सेल का कैसे फिलअप कराएंगे, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, उधर नीचे स्पेस है वहाँ लिख सकते हैं। बाद में हम लोग नेट सेल 120 है, तो क्या किया हम लोग, टेकिंग नेट सेल एज 100, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 76% है, मिला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 76% है, तो यहाँ फिलअप कर दूँगा मैं 76%। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 24% आ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 24% लेफ्ट। ओके, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20% है, मिला ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20%, तो लीविंग द ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना आया, कितना ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, अरे बंदा लोग 4% नहीं दिख रहा इधर, ये 24 ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके नीचे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20%, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट 4% नहीं दिख रहा है। पॉज कर इधर, बुक दिखा, तो ऑपरेटिंग नेट एक्सपेंस 20% था, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट 4% आया, उसका टैक्स दिया था क्या, यस। अब क्या है, आफ्टर प्रोवाइडिंग द प्रोविजन टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो लास्ट अरे लेस प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, तो 10% दिख रहा है कुछ, तो लास्ट में वो 10%। नेट सेल एज 100, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 76%, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो लिखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कितना % दिया है, और फिर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना है वो बताओ, उसका टैक्स प्रोवाइड होने के बाद लास्ट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा है, 10%। इतना लिखना पड़ता है किसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस का कमेंट के लिए। नीचे इस पे कॉमन साइज के बाद कंपैरेटिव, कॉमन साइज आप कर ही लेंगे, परसेंटेज तो निकालना है, ओके ना। नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव वर्ड में लिखा कंपेयर करना, हर कोई चाहेगा कंपेयर करना भाई। 10th में रिजल्ट आया था 65%, 12th में रिजल्ट आया 45%, वाह 20% कम हुआ। उसके बाद पता लगा होगा रीज़न क्या है भाई 20% कम होने के पीछे, तो स्कूल से कॉलेज में आया तो कॉलेज का चकाचौंध, मोबाइल, BF-GF का डेफिनेशन, ये सब उसके इम्पैक्ट थे परसेंटेज कम होने के। कंपैरिजन, वैसे कोई बोलेगा 2019 में प्रॉफिट हुआ मेरा 1 लाख रुपए का, 2020 में प्रॉफिट हुआ मेरा
12,000 रुपये का। क्यों भाई इतना कम क्यों हुआ? ड्यू टू द कोरोना वायरस लॉकडाउन। So everybody wanted to compare your past performance and current performance. That's all about. So in the comparative statement, we need to compare our current year data with the past year data. तो current and past year के data को हम लोग compare करते हैं and see whether it is increasing or decreasing, और फिर check करो कि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। द डिफरेंस जो आएगा इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज। अब जो 1 लाख था 12,000 हो गया, कितना अंतर आया? 88,000 कम हो रहा है। 88,000 को बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट चेंज। कितना चेंजेस आया मेरे बिजनेस में। करंट और पास्ट दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे और उसके बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है। अब यहाँ पे 1,90,000 में था और 20 में 12,000 हो गया, तो 88,000 डिक्रीज हो रहा है। 1,12,000 होता तो 12,000 रुपये इंक्रीज होता था। तो वी हैव टू कंपेयर इंक्रीज और डिक्रीज। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डिफरेंस अमाउंट बाय टेकिंग द पास्ट ईयर एज अ बेस। अब क्या करते हैं, जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे परसेंट, तो सब देखेंगे हम लोग। पर डिफरेंस का फार्मूला क्या है, डिफरेंस कैसे निकलता है? करंट ईयर माइनस बेस ईयर। करंट ईयर माइनस बेस ईयर। बेस ईयर मतलब पीछे का ईयर। अब जैसे 2019 और 20, तो 20 मेरा क्या है? करंट ईयर है, और 2019 क्या मेरा बेस ईयर या पास्ट ईयर है। कभी कभी दिया रहेगा 2010 एंड 2015, जो लेटेस्ट रहेगा वो करंट ईयर है, और जो पीछे का ओल्ड रहेगा वो बेस ईयर रहेगा। 2016 2019, तो 2019 मेरा करंट ईयर रहेगा और 2016 मेरा बेस ईयर रहेगा। तो डिफरेंस का आंसर कैसा आएगा? करंट ईयर माइनस बेस ईयर। उसका परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन बेस ईयर इंटू 100। तो 2 फार्मूला लगाना रहेगा इसके अंदर। पहले डिफरेंस का फार्मूला करंट ईयर माइनस बेस ईयर, और फिर परसेंट उसका निकालते हम लोग कैसे? डिफरेंस अपॉन बेस ईयर इंटू 100। फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस, उसके लिए क्या फार्मूला है? करंट माइनस बेस। एक बार डिफरेंस आ गया तब इसका परसेंटेज निकालते हम लोग। परसेंट का क्या फार्मूला है? डिफरेंस अपॉन बेस इंटू 100। बस ये 2 फार्मूला अप्लाई करके कॉमन सा क्या कंपैरेटिव एनालिसिस होएगा। कैसे होगा वो अगले एपिसोड में। आज करा दिया क्योंकि 2 मेहमान लोगों ने, मैडम लोग नहीं आए, उनको लगे कि गैर हाजिरी में कुछ काम हुआ है।